नमस्कार साथियों, मैया पाठशाला परिवार पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का अपना जो सेशन रहेगा वो रहेगा सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसका जो इकोनॉमी का पोर्शन है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर रहेंगे, जिसमें आपका भारत का विदेशी व्यापार, भारत में कृषि, सेवा क्षेत्र और औद्योगिक के संबंधित जो है आपके उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। जो आपके टॉपिक जो फर्स्ट पेपर में दिया हुआ है वो है भारत में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र। एक टॉपिक ये है और दूसरा टॉपिक जो आपका है वो है भारत का विदेशी व्यापार। भारत का विदेशी व्यापार, इन्हीं दोनों टॉपिक में से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट पेपर में, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर में। नमस्ते। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में से आपको नॉर्मली आंकड़े या फिर इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में जो भी आपके अपडेशन, कृषि क्षेत्र में जो अपडेशन हुए या पास्ट में जो चीजें हुई उनसे संबंधित रहेंगे। विदेशी व्यापार से संबंधित है, उसमें नॉर्मली आपको ज्यादातर आंकड़े या करंट में जो पॉलिसी चल रही है उससे संबंधित जो स्कीम्स वगैरह क्या क्या डेवलप की गई उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों के मासिक सूचकांक के निर्माण में शामिल नहीं है? औद्योगिक जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से इंडस्ट्री से संबंधित जो इंडेक्स जारी किया जाता है, उस इंडेक्स में 8 प्रमुख कोर इंडस्ट्री जो होती है वो शामिल है। उन 8 कोर इंडस्ट्रीज की जो डेवलपमेंट या जो उनकी ग्रोथ होती है उसके हिसाब से इंडस्ट्री इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इनमें से कौन सा उद्योग है या इंडस्ट्री है जो इसमें आपके जो मासिक सूचना, मंथली इंडेक्स, जो इंडस्ट्री इंडेक्स जारी किया जाता है उसमें शामिल नहीं है? जो भी इंडस्ट्री का जो इंडेक्स मासिक ग्रोथ के हिसाब से कि इसकी क्या स्थिति है इंडस्ट्रीज की, उसमें 8 कोर उद्योग है। 8 जो बेसिक उद्योग जो है उन 8 उद्योगों को शामिल करके वो इंडस्ट्री इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इनमें से कौन सा है जो इसमें शामिल नहीं है? आप लोग आंसर भी कीजिए साथ साथ में, ताकि पता चलेगा कि आप कितना इंटरेक्ट है क्लास में, कितने जुड़े हुए क्लास से। आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? तो 8 जो कोर इंडस्ट्रीज में जो इंडस्ट्री जो शामिल है उसमें आपके एक कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, उर्वरक है, इसके अलावा इस्पात इंडस्ट्री है, इसके अलावा बिजली इंडस्ट्री, बिजली उद्योग है, इलेक्ट्रिसिटी वाला है वो है, इसके अलावा आपके कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, इस्पात, बिजली, इसमें आपके फिर रिफाइनरी और इसके अलावा आपके उसमें कोयला और सीमेंट उद्योग, कोयला और सीमेंट, ये 8 उद्योग है जो कोर इंडस्ट्रीज या प्रमुख जो उद्योग है उनमें शामिल है। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? कपड़ा उद्योग है वो मासिक सूचकांक के लिए जो 8 बेसिक उद्योग है उनमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा देश अप्रैल से नवंबर 2024 के दौरान भारत के शीर्ष 10 निर्यात गंतव्यों में शामिल नहीं है? निर्यात गंतव्य मीन्स कि जहां पे अपन निर्यात या अपना सामान जहां पे भेजते हैं, जिस देश को अपन अगर सप्लाई कर रहे हैं वो अपना निर्यात गंतव्य स्थान होगा। निर्यात मीन्स कि अपने द्वारा सामान बेचना। किसी दूसरे देश को अगर अपन सामान बेचते हैं तो वो आएगा आपका निर्यात की श्रेणी में। और अगर अपन किसी दूसरे देश से सामान खरीदते हैं
किसी दूसरे देश से खरीदना होता है उसको अपन बोलते हैं आयात। और अगर किसी दूसरे देश को अपन अगर सामान बेचते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, निर्यात। तो भारत का जो निर्यात किया जाता है उसमें जो शीर्ष 10 कंट्रीज 10 देश है उनमें कौन सा देश है जो शामिल नहीं है? अमेरिका है जिसको अपना सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है पहले पोजीशन पे। नीदरलैंड है वो तीसरी पोजीशन पे। पांचवी या छठी पोजीशन पे सिंगापुर है। सेकंड पोजीशन पे आपका है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। जापान जो है अपने शीर्ष देश 10 निर्यात देशों में शामिल नहीं है। किसमें शामिल नहीं है? शीर्ष जो 10 निर्यात देश है उनमें अपना सामान कैटेगरी में जापान नहीं आता। सबसे ज्यादा अपने द्वारा निर्यात किया जाता है वो किसको? अमेरिका को। सेकंड यूएई, थर्ड नीदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। अप्रैल से नवंबर 2024 में अमेरिका शीर्ष निर्यात गंतव्य देशों में रहा है। बिल्कुल सही है आपका। सबसे ज्यादा जो निर्यात किया अपन ने वो किसको किया है? अमेरिका को। वर्ष 2024 से 25 में सर्वाधिक निर्यात वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद रहे। सबसे ज्यादा जो निर्यात किया वो किसका किया अपन ने? पेट्रोलियम उत्पाद जो है उनका सबसे ज्यादा निर्यात है। और जो सबसे ज्यादा निर्यात जिस देश को किया है वो किसको किया है? अमेरिका को। तो आपके दोनों ऑप्शन सही है। दोनों ऑप्शन सही है कि जो 2024 में नवंबर तक के अभी आंकड़े उपलब्ध है उसके अनुसार आपके सबसे ज्यादा जिसको किया गया है वो आपका कौन सा देश है? अमेरिका। और जो सबसे ज्यादा वस्तु निर्यात की गई है वो आपका पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित वस्तुएं जो है वो सबसे ज्यादा की गई। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आपका जो आता है वो आता है रत्न और आभूषण। रत्न व आभूषण। और तीसरे नंबर पे आपके जो इंजीनियरिंग उत्पाद जो है वो आते। तीसरे नंबर पे कौन से इंजीनियरिंग उत्पाद है वो तीसरे नंबर पे आते। भारत में केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है? एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है, एमएसपी जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट जो होते हैं, कृषि से संबंधित जो वस्तुएं जो होती है, जो कृषि उत्पादन होता है उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार के द्वारा जारी की जाती है कि इससे कम मूल्य पे आपको नहीं बेचना है, ना कोई खरीदेगा इससे कम मूल्य में। वो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके आधार पे निर्धारित करती है? किसके आधार पे निर्धारित करती है? इसलिए निर्धारित किया जाता है ताकि लोगों को कृषि जो उपज है उसके मूल्य को गिरने से रोका जा सके, मूल्य कम ना हो इसके लिए। तो वो किसकी सिफारिश पर होता है? कृषि लागत एवं कीमत आयोग के द्वारा उस फसल की लागत निकाली जाती है पर हेक्टर या पर एकड़ लागत निर्धारित करके, और उसके आधार पे फिर उसको कैलकुलेटेड किया जाता है। उसकी लागत के आधार पे उसमें कुछ परसेंटेज उसका प्रॉफिट जोड़ के और उसके आधार पे निकाली जाती है न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार के द्वारा घोषित 7 पीएम मित्र पार्क का संबंध है। पीएम मित्र पार्क जो है वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए शुरू की गई थी 2023 में। डिक्लेरेशन इसका आई थिंक बजट 2021 में हो गया था, लेकिन इसकी शुरुआत की गई थी 2023 में। और अब इसमें इसका मेन उद्देश्य एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में विशेष करके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए स्कीम को शुरू किया गया, जिसमें 7 स्टेट्स में इसको शुरू किया गया। वो 7 स्टेट है तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, एमपी, यूपी, कर्नाटक। कौन कौन से हैं आपके? पहला है गुजरात, 7 स्टेट में शुरू किया गया है। दूसरा आपका है एमपी, तीसरा यूपी, चौथा आपका तेलंगाना, पांचवा आपका तमिलनाडु, छठा आपका है कर्नाटक, और सातवां आपका स्टेट जो है वो है, सातवां स्टेट आपका है वो है महाराष्ट्र। ये 7 स्टेट में
एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, उसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए विशेष तौर से, और इंडस्ट्री को अच्छे से डेवलप करने के लिए 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित किए गए। और वो है आपका वस्त्र उद्योग है के विकास से संबंधित 7 कृषि पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जो कौन कौन से स्टेट में, आपके गुजरात, एमपी, यूपी, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र स्टेट में स्थापित किए जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना के बारे में सही है? राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम एपीएमसी जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन सेल के लिए, जिसमें किसी भी बिचौलिए को समाप्त करके सीधा ऑनलाइन सेल के लिए, ऑनलाइन सेल करने के लिए प्रोडक्ट को डेवलप की गई है। फिफ्थ में सी नहीं है आपका, वस्त्र उद्योग या टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जिनका नाम दिया गया है पीएम मित्र पार्क, जो आपके वस्त्र उद्योग या टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको डेवलप करने के लिए और उसके एक्सपोर्ट को विशेष तौर से बढ़ाने के लिए, जिसमें धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट किया जा रहा है और लगभग करीब करीब 5 तो काफी हद तक डेवलप भी किया जा चुका है। विशेष तौर से जो इसमें है इंडस्ट्रियल पार्क, जो आपके इसमें है, सॉरी, टेक्सटाइल जो है उस इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ई नाम एपीएमसी जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कंपनियों वाला जो कॉन्सेप्ट है वो गवर्नमेंट लेके आई थी, जिसका ऑनलाइन पे पोर्टल पे मंडियों का पंजीकरण करके और उनको डायरेक्ट किसान जो है या फार्मर जो है वो डायरेक्ट उसको आपको बेच सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बिना किसी बिचौलिए के, ताकि उसको सीधा माल भी बिक सके और रेट भी सही मिल सके। मंडी में क्या होता है, आप मंडी में जाओगे, बिल्कुल सही है आपका आंसर। मंडी में अगर आप जाते हो तो बीच में वो दलाल रहते हैं, वो आप वहां पे ले जाके माल रख दोगे, वो अपने हिसाब से भाव तय करते हैं, उसमें किसी की भी नहीं चलती है, वो अपने हिसाब से भाव तय करते हैं। बट अगर आप इस पे ई नाम प्लेटफॉर्म के आधार पे आपको जो प्राइस दी जाएगी उस प्राइस में आपको बेचना है कि नहीं बेचना वो डिसाइड है। मंडी में आप एक बार ले जाने के बाद में नॉर्मली क्या कि आप माल को वापस नहीं लेके आ सकते, माल को वापस से नहीं लेके आ सकते। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा वाली प्रणाली तैयार करना, मींस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंसी और कंपटीशन के साथ में प्रोवाइड करवाना। ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी कि जो भी प्राइस है ऑल ओवर इंडिया एक रहेगी, प्लस उसके साथ साथ में कॉम्पिटिटिव प्राइस उनको मिलेगी कि कहां पे आपको बेचना है, कौन सी मंडी में आपको बेचना है, उसके लिए भी आपको वो एक तरह से सुविधा मिलती है। जहां पे आपको भाव ज्यादा मिलेगा आप वहां पे उस वस्तु को बेच सकते हो। प्लस अक्टूबर 2024 तक 13,138 मंडियां जो है वो अभी तक एपीएमसी ई नाम पे वो है रजिस्टर्ड हो चुकी है, ई नाम पे रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो आपके दोनों ऑप्शन जो है वो सही है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कृषि उपजों को बेचने के लिए ई नाम प्रणाली जो है वो शुरू की गई है। भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला है? इसमें शायद मेरे हिसाब से कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा जो रोजगार या एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड करवाती है वो इंडस्ट्री कौन सी है, कौन सा सेक्टर है। तो सबसे ज्यादा आपने यहाँ पे जो सेक्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है वो सेक्टर आपका है कृषि। सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट या रोजगार प्रदान किया जाता है कृषि क्षेत्र द्वारा। सेकंड जो इंडस्ट्री जो आती है जो सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करवाता है वो आपका है टेक्सटाइल या वस्त्र उद्योग। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद में सबसे ज्यादा स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड दोनों कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए सबसे ज्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र के बारे में प्रोवाइड करवाते हैं। 7 में बिल्कुल सही है आपका, अच्छी है आपकी तैयारी, बढ़िया है, लगे रहिए, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा अगर इसी तरह से आप लगे रहे तो। एपीएमसी अधिनियम का संबंध किससे? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कंपनी जो है एपीएमसी जो बनाई गई है वो किस लिए बनाई गई है? अधिनियम जो बनाया गया वो किससे संबंधित है? कृषि के बारे में कपड़ा मान लो या वस्त्र उद्योग या टेक्सटाइल मार्केट, तीनों एक ही चीज है।
नाम का फेर है, बाकी तीनों एक ही इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल हो या वस्त्र उद्योग हो या कपड़ा उद्योग हो। सेकंड पे आपका कपड़ा उद्योग ही सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करता है कृषि क्षेत्र के बाद में। बड़े अच्छा है आपका नॉलेज। एपीएमसी अधिनियम किससे संबंधित है? ई नाम जो प्रणाली अभी अपना 5वां क्वेश्चन था उसी से संबंधित है। एपीएमसी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, किसानों के लिए विपणन यानी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या मार्केटिंग के से संबंधित है कि आपको कहां पे आपका प्रोडक्ट बेचना है और किस प्राइस में बेचना है। विपणन मीन्स कि मार्केटिंग सुविधा उपलब्ध करवाता है। एपीएमसी जो है वो आपको एक मार्केट प्रोवाइड करवाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसपे आप अपना रजिस्ट्रेशन करके कोई भी वस्तु जो आपकी है उसको आप बेच सकते हो कृषि से संबंधित, ताकि उसको आपको सही कॉम्पिटिटिव और सही प्राइस आपको मिले। आपको बेचना है कि नहीं बेचना वो भी आप निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में 2024-25 के लिए चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन जीएवी में मध्यम लघु व सूक्ष्म एमएसएमई, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है एमएसएमई उद्योगों का जीएवी में हिस्सा कितना था? जो सकल मूल्यवर्धन है उसमें लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग का हिस्सा कितना है? कितना कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी है, जीएसवी है, उसमें आपका मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज जो है उसका हिस्सा है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो जीडीपी में योगदान जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है वो एमएसएमई का ही रहता है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर आपके इंडस्ट्रियल क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करने वाला सेक्टर भी माना जाता है। और आजकल तो उसको और सरलीकृत कर दिया गया है कि आपको फाइनेंशियल फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो भी, आपके आंकड़े अभी तक सही तैयार नहीं किए आपने, ये आंकड़ों से संबंधित जो लेटेस्ट आपकी जो है आपकी आर्थिक समीक्षा जो सेंट्रल लेवल की, उसमें आपको इससे संबंधित डाटा पूरे मिलेंगे। आपको इसमें जो डाटा जो पढ़ने हैं आर्थिक समीक्षा जो सेंट्रल की है उसमें से कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र के जो जीडीपी से संबंधित आंकड़े उनको एक बार आप देखना जरूर। उसमें कंट्रीब्यूशन दो चीजों पे आएगा, स्थिर कीमतों पे और प्रचलित कीमतों पे। इसके साथ साथ में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है वो भी पूछ सकते हैं, और इनके अंदर सब सेक्टर जो रहेंगे उनका भी पूछ सकते हैं। थोड़ा सा उसको अच्छे से तैयार कीजिए, ज्यादा पोर्शन नहीं रहेगा उसका। मैं भी आपको थोड़े बहुत आंकड़े में आपको क्वेश्चन आंसर्स में शायद मैं भी अगर करवाऊंगा आपको थोड़े बहुत आंकड़े जो करंट जीडीपी से है उससे संबंधित 15-20 क्वेश्चन अपन लेके आएंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप भी अपने हिसाब से तैयारी कीजिए। तो जो एमएसएमई इंडस्ट्री जो है उसका जीडीपी हिस्सा जो है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास है, अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज्यादा जो रोजगार है वो एमएसएमई सेक्टर ही प्रोवाइड करवाता है। और अभी तो गवर्नमेंट ने एमएसएमई सेक्टर्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स कर दी है कि आप इजीली रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हो, जिसमें कोई भी कागजी कार्रवाई और कोई भी फीस लागू नहीं है। उसके साथ साथ में आपको इजीली फाइनेंशियल सुविधा मुद्रा स्कीम के द्वारा आसानी से आपको फाइनेंशियल सुविधा मिल जाएगी। अगर कोई भी इंडस्ट्री अगर करवाना वो रजिस्टर्ड करवाना चाहता है, इंडस्ट्री स्टेब्लिश करना चाहता है तो आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ में गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स के द्वारा आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो एमएसएमई को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। वर्ष 2024 में विश्व में सेवाओं के निर्यात में भारत की रैंक क्या थी? जो एक्सपोर्ट किया जाता है जिसमें आपके सेवा का भी एक्सपोर्ट होता है, साथ साथ में प्रोडक्ट का भी एक्सपोर्ट होता है, और अपने यहां से सबसे ज्यादा सेवाओं का ही एक्सपोर्ट किया जाता है। सर्विस इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा योगदान रहता है अपना। और 2024 में जो निर्यात जो हुआ था सेवा क्षेत्र में निर्यात, उसमें इंडिया की रैंक कौन सी थी, किस पोजीशन पे इंडिया रहा था? बिल्कुल करवाएंगे, आपको आंकड़े भी करवाएंगे। तो 7वीं पोजीशन है वो भारत की रही थी सेवा क्षेत्र के निर्यात में 2024 में। इसके लिए बुक मत पढ़िए ना, उसकी साइड पे जाके आप इंडियन गवर्नमेंट की डीएफएस वाली जो साइड है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की, उसके जहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए आर्थिक समीक्षा, वहां से भी आंकड़े देख सकते हैं। आपको ज्यादा नहीं देखना है, आपको केवल इतना सा देखना है कि पहले तीनों इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में, उसके साथ में उसके जो सब सेक्टर्स जो रहेंगे अलग अलग 3 से 4 पोर्शन रहते हैं तो उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, इतने आंकड़े देखने हैं आपको, इससे ज्यादा आंकड़े नहीं देखने आपको।
वही चीज के साथ में उसी में आगे देख सकते हो आप एक्सपोर्ट में किसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। 10th में ए नहीं है, 7वीं पोजीशन में था एक्सपोर्ट में, ये सर्विस एक्सपोर्ट में। भारतीय आयातकों और निर्यातकों को निम्न में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से वित्त प्रदान करती है? जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है उसको फाइनेंशियल फैसिलिटी जो प्रोवाइड करवाई जाती है वो किसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है? फाइनेंशियल फैसिलिटी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए किसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है? क्योंकि कोई भी एक्सपोर्ट या जी बिल्कुल बिल्कुल, जो एक्सपोर्ट जो करते हैं या इंपोर्ट जो करते हैं उनको अगर फाइनेंशियल फैसिलिटी की जरूरत है तो वो किसके द्वारा प्रोवाइड करती है? वो इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो बैंकों के थ्रू डायरेक्ट खुद भी डिपार्टमेंट एक अलग से बनाया हुआ था, फॉरेक्स डिपार्टमेंट, उसके थ्रू निर्यातकों और आयातकों को फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती थी। जी नहीं, वर्ल्ड बैंक जो प्रोवाइड करवाती है वो कंट्रियों को प्रोवाइड करवाती है, एक देश से दूसरे देश को डेवलपमेंट करने के लिए वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करवाता है। विश्व बैंक किसी भी देश के विकास के लिए लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करवाता है। किसके लिए? शॉर्ट टर्म में अगर आपका भुगतान संतुलन जो विदेशी व्यापार करते हो उसका अनबैलेंस हो जाता है, उसको बैलेंस करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ लोन प्रोवाइड करता है। डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए करवाता है वर्ल्ड बैंक, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष शॉर्ट टर्म के लिए भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करता है। तो बचा कौन सा लास्ट में? भारतीय निर्यात आयात बैंक, एग्जिम बैंक बोलते हैं जिसको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जिसको है वो भारतीय निर्यात आयात बैंक जो है वो भारतीय आयातकों और निर्यातकों के लिए फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता। कोई भी अगर कहीं निर्यात करना चाह रहा है और उसको अगर फाइनेंस की जरूरत है तो भारतीय निर्यात आयात बैंक है उसको फाइनेंस देती है। भारत में स्वर्णित रेशा क्रांति संबंधित है। स्वर्णित या गोल्डन रेशा जो है वो किससे संबंधित है? जो क्रांतियां जो हुई थी अलग अलग, उसमें जो गोल्डन या स्वर्णिम क्रांति जो हुई थी वो किससे संबंधित है? तो जो स्वर्णिम क्रांति जो हुई थी वो जूट से संबंधित है। किससे संबंधित है? जूट से संबंधित है। भारत में कृषिगत वस्तुओं को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो प्रोवाइड करवाई जाती है वो क्यों प्रोवाइड करवाई जाती है? क्या कारण है कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट को जो कृषि से संबंधित वस्तुएं उनका एक प्राइस फिक्स किया जाता है? बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो क्यों प्रोवाइड करवाया जाता है? क्या जरूरत पड़ती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रोवाइड करवाया जाए, या गवर्नमेंट के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर की जाती है, घोषित की जाती है? क्यों घोषित की जाती है? बाकी किसी प्रोडक्ट के लिए तो एमआरपी फिक्स है, उसके अलावा कुछ करना नहीं है, लेकिन इसके लिए मिनिमम प्राइस की जाती है। एमआरपी मैक्सिमम प्राइस होती है कि उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, बट एग्रीकल्चर सेक्टर्स के प्रोडक्ट के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम मूल्य निर्धारित किया जाता है कि उससे नीचे आप नहीं खरीद सकते। वाई? क्यों किया जाता है? बिल्कुल सही है, एक सीमा से नीचे कृषि उत्पादों की कीमत को गिरने से रोकना। क्यों? क्योंकि अपने यहां पे जो मंडी में जो मार्केट में माल बेचने का जो सिस्टम है वो इस तरीके का है कि वहां पे ले जाने के बाद में जो वहां पे बैठा वो निर्धारित करता है कि कीमत क्या दूंगा। अपन निर्धारित नहीं कर सकते कि मैं क्या लूंगा, वहां पे जो बैठा मंडी में वो निर्धारित करता है कि मैं कीमत क्या दूंगा। इस चीज को रोकने के लिए, उसकी कीमत कम ना हो इसके लिए एक पर्टिकुलर सपोर्ट प्रदान करने के लिए एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, ताकि उससे नीचे जो है वो प्राइस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ना जाए। विनिवेश से क्या तात्पर्य है? ये कॉन्सेप्ट आया था आपका 1991 में, 1991 में भारतीय इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नए दौर की शुरुआत हुई थी। 1991 से पहले जो थी इकोनॉमी वो थी पूरी तरह से सार्वजनिक या सरकारी इकोनॉमी या सरकारी अर्थव्यवस्था। बट 1991 में विदेशी मुद्रा या फॉरेन करेंसी क्राइसिस इंडिया में क्रिएट हुआ था।
जिससे कंडीशन ये थी कि आयात करने के लिए अपने पास में पैसे नहीं थे। अगर कोई विदेश से वस्तु मंगवानी है तो उसके लिए अपने पास में पैसे नहीं थे। पैसे लेने के लिए अपने को कहां जाना होता है? जब भी अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो और उसमें अगर मान लो व्यापार करने के लिए पैसे कम ज्यादा पड़ रहे हो, कम ज्यादा हो रहे हो, तो वहां पे कहां पे जाना होता है आपको? आईएमएफ आपको वहां पे फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। 1990 में और 1991 में जब ये स्थिति क्रिएट हुई थी, अब पहले प्रश्न को पढ़िए, मैं इसीलिए आपको डिटेल में पूरी इसीलिए बता रहा हूं, आप आंसर थोड़ा सा जल्दी करें। आपका सही है, एक का सही है, गायत्री जी आपका गलत है आंसर। तो 1991 में जब स्थिति ये क्रिएट हुई थी तो आईएमएफ से जब इन्होंने फाइनेंस मांगा था तो आईएमएफ ने कुछ कंडीशंस रखी थी कि अगर आप इन हमारी शर्तों को मानते हो तो हम आपको फाइनेंस सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करवा सकते। पीवी नरसिंह राव जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे। इकोनॉमी का बहुत अच्छा नॉलेज था। मैं अपने करियर में अभी तक उनके जैसा नॉलेजेबल आदमी किसी को नहीं मान सकता जिसको अर्थव्यवस्था का अच्छा नॉलेज हो। बहुत बड़े अच्छा नॉलेजेबल आदमी था। उस समय इनके सामने शर्तें रखी गई थी कि जो भी इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में लाइसेंसीकरण या प्रणाली जो है उसको खत्म किया जाए। अधिकतर इंडस्ट्रियों को निजी क्षेत्र के लिए खोला जाए, विदेशी कंपनियों को यहां पे कंपनी एस्टेब्लिश करने की सुविधा दी जाए। और 3 वर्ड निकल के आए थे, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मींस कि विश्व की कोई भी कंपनी यहां पे आके स्थापित कर सकता है, आप मना नहीं करोगे। प्राइवेटाइजेशन की मतलब जो सरकारी इंडस्ट्रीज है उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन किया जाए, उसमें या तो प्राइवेट सेक्टर पैसा डाल सके या नई इंडस्ट्री उस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर स्टेब्लिश कर सके। लिबरलाइजेशन मींस कि इंडस्ट्री स्टेब्लिश करने के लिए 1991 से पहले इतनी मतलब वो थी प्रक्रिया कि इंडस्ट्री को स्टेब्लिश करते करते आधी उम्र निकल जाती थी। उसकी प्रक्रिया को कंप्लीट करते करते, कागजी कार्रवाई पूर्ण करते करते आधी उम्र निकल जाती थी। तो उसको लाइसेंसीकरण जो प्रणाली थी उसको सरलीकृत किया जाए या ना के बराबर या खत्म किया जाए, ये कॉन्सेप्ट आया था ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। और उसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एक अलग प्लेटफॉर्म पे चलने लगी थी, जिसमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर का इंडस्ट्री स्टेब्लिश कर सकता था, गवर्नमेंट इंडस्ट्री में स्टॉक मार्केट के थ्रू अपना योगदान दे सकता था या वो उसमें शेयर्स परचेज कर सकता था। और इंडस्ट्री को स्टेब्लिश करने के लिए कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में लाइसेंसिंग प्रणाली जो है उसको खत्म कर दिया गया। तो विनिवेश से तात्पर्य था डी इन्वेस्टमेंट, मींस की जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ उसको वापस लेना। विनिवेश मींस की जो पैसा डाला हुआ है अपने पैसे को वापस लेना और वो अपना हिस्सा किसी दूसरे को दे देना। तो उसका मतलब है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र को बेच देना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र को बेच देना। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण का मीन्स है कि प्राइवेट इंडस्ट्री को गवर्नमेंट इंडस्ट्री बनाना। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण से मीन्स कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसको सरकारी इंडस्ट्री, सरकारी उद्योग बनाना। और विनिवेश का मतलब है कि सरकारी उद्योग को प्राइवेट उद्योग बनाना, मीन्स कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र को बेचना। भारत की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा क्षेत्र है? इंसेंटिव प्रोडक्शन इंसेंटिव बेस्ड स्कीम चलती है, जिसमें आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट उसमें आपको बेनिफिट्स देती है, कुछ इंसेंटिव्स देती है। तो वो सेक्टर कौन सा है जिसमें प्रोडक्शन या उत्पादन से जुड़ी हुई योजना के लिए आपको इंसेंटिव दिया जाता है अगर अच्छा काम कर रहे हो? कौन सा क्षेत्र है वो सेक्टर आपका है विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें अगर आप अच्छा उत्पादन से संबंधित अच्छा काम करते हो तो गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है, कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाती है। भारत की प्रथम विदेशी व्यापार नीति जारी की गई थी। भारत की प्रथम विदेशी व्यापार नीति कब जारी की गई थी? विदेशी व्यापार को सही और सुचारू ढंग से चला सके, सही ढंग से विदेशी व्यापार हो सके, साथ साथ में निर्यात को बढ़ाया जा सके, उसके लिए विदेशी व्यापार नीति है वो अपनाई जाती है, बनाई जाती है कि सरकार एक पर्टिकुलर परफॉर्मा तैयार करेगी, एक लक्ष्य निर्धारित करेगी कि इतने समय में मेरे को इस तरीके से निर्यात करना है, इस वस्तु के निर्यात को बढ़ाना है, इस वस्तु के आयात को कम करना है, या किस जगह से निर्यात आयात करें ताकि अपने को सस्ता पड़े,
कहां पे निर्यात करें ताकि अपने को अच्छी रेट मिल सके, तो उसके लिए विदेशी व्यापार नीति बनाई जाती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो वो कब लागू की गई थी? बिल्कुल सही है आपका, 1 अप्रैल 1992 से पहली विदेश व्यापार नीति आई थी। इसके साथ साथ में एक चीज और ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूं, विदेशी व्यापार नीतियों के साथ साथ में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसियां जो आई थी, औद्योगिक नीतियां, वो भी आप पढ़ना, उससे संबंधित भी प्रश्न आपके आते हैं, औद्योगिक नीतियों से संबंधित। तो प्रथम विदेशी व्यापार नीति जो है 1992 में आई थी, और वर्तमान में जो विदेशी व्यापार नीति आपकी चल रही है वो 2023 में जो आई थी वो चल रही है 2023, 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई है जो वर्तमान में विदेश नीति जो अपनी चल रही विदेशी व्यापार नीति। भारत की विदेशी व्यापार नीति 2023 का निम्न में से कौन सा लक्ष्य है? क्योंकि इसमें टारगेट डिसाइड किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं कि क्या टारगेट अपना रहेगा। पर्टिकुलरली पॉलिसी जो बनाई जाती है विदेशी व्यापार पॉलिसी, जो 5 साल के लिए रहती है। कुछ सरकमटेंस ऐसे होते हैं जिसमें उसको बढ़ा भी सकते हैं, कुछ सरकमटेंस में अपन उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो रहता है वो रहता है आपके 5 साल के लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है। तो विदेशी व्यापार नीति जो 2023 जो है वो लगभग 2030 तक का टारगेट लेके चल रही है, 2030 तक का उद्देश्य लेके चल रही है। और उसका पहला उद्देश्य भारतीय कुल निर्यातों को 2023 तक $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना, $2 ट्रिलियन तक भारतीय निर्यात को पहुंचाना, पहला उद्देश्य बिल्कुल सही है। ई कॉमर्स निर्यात को विशेष प्राथमिकता देना, क्योंकि वर्तमान में जो व्यापार है वो ज्यादातर किस में हो रहा है? डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप भी करते होंगे शॉपिंग ऑनलाइन, जो ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हो उसी को ई कॉमर्स बोलते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू शॉपिंग करना, व्यापार करना जो होता है वो ई कॉमर्स होता है, और वर्तमान समय में तो सबसे ज्यादा हो ही इसी वजह से रहा है, ई कॉमर्स से ही व्यापार हो रहा है। कुछ भी मंगाना है ऑनलाइन आप ऑर्डर कीजिए, शहरों में तो 5 मिनट में 10 मिनट में भी ऑर्डर आते हैं। आप कोई भी चीज मंगानी है, मैक्सिमम जो टाइम है वो 15 से 20 मिनट का रहता है। आप कोई भी घरेलू सामान कुछ भी मंगाना हो, सब्जी दूध भी मंगाना हो, वो भी आपको 15 मिनट पे घर पे डिलीवर करेगा, इतनी ई कॉमर्स सुविधा हो गई। कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जो अभी शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में या छोटे शहरों में नहीं पहुंचे, लेकिन जहां पे बड़े शहर है वहां पे ऐसी भी सुविधाएं हैं कि आप 15 मिनट के अंदर अंदर आपको घर पे सामान दे के जाएगा, डिलीवरी करके जाएगा 15 मिनट में। चाहे दूध चाहिए, छाछ चाहिए, किसी भी चीज के लिए। और अभी इस बारिश के सीजन में तो और भी विशेष सुविधा है कि बाहर नहीं निकलना पड़े अपने को, तो अच्छी सुविधा मिल रही है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो जो विदेशी व्यापार नीति 2023 जो है उसका उद्देश्य भी यही है कि ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ाना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। सॉरी 2030 तक है, इसमें टाइपिंग में गड़बड़ करी है, 2030 तक। थर्ड जो लक्ष्य है वो है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय रुपए में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, क्योंकि वर्तमान में स्थिति क्या है कि आप यूएस डॉलर पे निर्भर हो, और यूएस डॉलर की प्राइस से जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, क्योंकि करेंसी की जो प्राइस है वो निर्धारित होती है डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर। 1992 से पहले, 91-92 से पहले जो डॉलर की और रुपए की जो प्राइस निर्धारित होती थी उसमें आरबीआई का रोल रहता था। किसका रहता था? आरबीआई का विशेष रोल रहता था। बट वर्तमान में जो करेंसी की प्राइस है वो मार्केट के हिसाब से निर्धारित होती है, जैसे जैसे उसकी डिमांड और सप्लाई चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस होती है, और डॉलर की डिमांड अभी ज्यादा है। उस चीजों को कम करने के लिए और किसी तीसरे करेंसी पे निर्भरता को खत्म करने के लिए भारतीय रुपए में ज्यादा से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना है, और कुछ देशों के साथ में भारतीय रुपए में व्यापार शुरू भी किया गया, जो अभी वर्तमान में चल भी रहा है कुछ देशों के साथ में भारतीय रुपए में व्यापार। तो तीनों उद्देश्य जो है वो 2023 की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसका लक्ष्य या टारगेट है। भारत में निम्न में से कौन सी संस्था निर्यातकों और बैंकों की निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है? कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा है जो एक्सपोर्ट करने वाले को और एक्सपोर्ट वालों को पैसा देने वाले बैंक के लोन को गारंटी प्रदान करते हैं कि भाई अगर ये पैसा नहीं भरेगा तो हम उसका पैसा भरेंगे। एक्सपोर्टर को और एक्सपोर्ट को फाइनेंस करने वाली बैंकों को उस पैसे के लिए गारंटी देने वाली संस्था कौन सी है? इसका आंसर आप लोग दीजिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जो एक्सपोर्ट करने वालों को और एक्सपोर्ट करने वाली
बैंकों को, एक्सपोर्ट को फाइनेंस करने वाली बैंकों को गारंटी प्रोवाइड करवा जाती है, इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करवाती है कि अगर ये बंदा पैसा नहीं भरेगा तो हम भरेंगे, या एक्सपोर्टर को अगर कोई भी नुकसान होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, क्योंकि वहां पे आप अननोन पार्टी के साथ में ट्रेड करते हो तो वहां पे रिस्क भी ज्यादा रहती है, और उस रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस फैसिलिटी और गारंटी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। वो किस इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है? क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, उसी के में आंसर छुपा हुआ आपका। इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपोर्ट को और एक्सपोर्ट करने वाली बैंकिंग इंस्टीट्यूट को कवर प्रोवाइड करवाया जाता है या गारंटी या इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाता है? इसमें आपके निर्यात साख गारंटी निगम, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ईसीजीसी, इसके द्वारा जो भी भारत के यहां से अपने यहां से निर्यात करने वाला है उसको कवर या इंश्योरेंस प्रोवाइड, गारंटी या इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाता है। और जो फाइनेंशियल सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है वो इसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, गारंटी इसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, और अगर फाइनेंशियल फैसिलिटी अगर किसी एक्सपोर्ट या इंपोर्टर को प्रोवाइड करवाई जाती है तो वो इसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, निर्यात आयात बैंक के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट, भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन व बिना लागत पर पंजीकरण के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? एमएसएमई जो इंडस्ट्री है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के द्वारा इसके ऊपर फोकस किया जाता है। कारण यह है कि आपको ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाता है और एक्सपोर्ट में भी हेल्प करता है। एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट दोनों में हेल्प करता है, एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत अच्छा खासा योगदान है, और साथ साथ में एक्सपोर्ट में भी सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं इंडस्ट्रीज का रहता है, एमएसएमई इंडस्ट्रीज का। तो इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। एक तो इनके रजिस्ट्रेशन के लिए सरलीकरण किया गया, साथ साथ में इनको फाइनेंशियल सुविधा आसानी से उपलब्ध करवाने के लिए मुद्रा स्कीम शुरू की गई। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया जो थी वो भी इसी के लिए थी। पीएमएजीपी स्कीम जो चलती है वो भी इन्हीं इंडस्ट्रीज के एमएसएमई के लिए ही शुरू की गई है, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी और आसानी से बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन प्रोवाइड करवाए जाते हैं बैंकों के थ्रू। तो वो कौन सा पोर्टल है? बिल्कुल सही है आपका, उद्यम पोर्टल शुरू किया गया है, जिसका आप आधार कार्ड के बेस पे आप इसमें अपना पंजीकरण करवा के अपनी इंडस्ट्री को पंजीकृत कर सकते हो। आधार कार्ड के थ्रू लॉगिन करके आप इसमें अपनी इंडस्ट्री का पंजीकरण कर सकते हो। उद्यम पोर्टल, पहले उसको आधार उद्योग बोलते थे, अभी उसको उद्यम पोर्टल के थ्रू उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, एमएसएमई सर्टिफिकेट या उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, उसको उद्यम पोर्टल पे लॉगिन करके आप अपने इंडस्ट्री को रजिस्टर्ड कर सकते हो। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूध के प्रोडक्शन में अपना स्थान कौन सा है? दूध के प्रोडक्शन में अपना जो स्थान है वो पहले अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किया जाता है, सबसे ज्यादा दूध उत्पादन है वो अपने यहीं पे किया जाता है। ये थे आज के अपने 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेशन एक सेशन और लेंगे जिसमें अपन आंकड़ों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा कि किस किस तरह के आंकड़े आपके आ सकते हैं। इसमें जो स्पेशली जो चीजें आपको पढ़नी है, जिसमें आप श्योरिटी के साथ में, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 क्वेश्चन इसमें इन दोनों टॉपिक से संबंधित आएंगे। भारत में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, और उसके साथ साथ में विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार में आपको जो क्वेश्चन जिससे संबंधित पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया, जैसे विदेशी व्यापार नीति से संबंधित, किस देश के साथ कितना निर्यात हुआ, उसका आंकड़ा भी पूछ सकते हैं या पोजीशन पूछ सकते हैं। इसके अलावा कौन सी वस्तु का है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है वो पूछा जा सकता है, या कितनी वैल्यू है वो पूछा जाता है, या कितना स्थान है, कौन सी पोजीशन है वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपके इंडस्ट्री से संबंधित में, इंडस्ट्री का कौन सी इंडस्ट्री का मतलब किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, किस पोजीशन पे है जीडीपी में, वो पूछा जा सकता है। जिसमें एग्रीकल्चर, सेवा और इन तीनों का पूछा जा सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन से संबंधित भी पूछा जा सकता है। आर्थिक समीक्षा की आपको पीडीएफ डाल देंगे। आर्थिक समीक्षा में भी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा आपको करवाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएंगे आंकड़ों से संबंधित वो मैं आपको क्वेश्चन एक मैराथन क्लास लेंगे अपन, तो आपको उस टाइम के हिसाब से लेंगे ताकि आपको एग्जाम से पहले उसकी प्रिपरेशन एक ही बार में हो जाए।
ज्यादा कुछ ना देखना पड़े, इसलिए मैराथन क्लास एक लेंगे इसमें। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।